हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिविडेंड एमएम अप्रोच को कवर किया था। एमएम अप्रोच इररिलेवेंस अप्रोच था, जिसका कहना था कि भाई आपके डिविडेंड डिसीजन का इम्पैक्ट आपके वैल्यू ऑफ फॉर्म पे नहीं होगा, आपके शेयर प्राइस पे नहीं होगा। दैट व्हाट वी हैव स्टडीड देयर। इन एमएम अप्रोच हमने इस बात को समझा था कि अगर हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पे that depends on basically earning of the company, not the way earning is split. कितना डिविडेंड देते हैं, कितना रिटेन करते हैं, इसका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और इसका प्रूफ भी हमने देखा था। नाउ वी हैव टू गो टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ थियरी, दैट इज द रेलेवेंस थियरी। और हम जानते हैं रेलेवेंस थियरी में हमारे पास दो थियरीज है, वॉल्टर्स मॉडल है और गॉर्डन्स मॉडल है। So now in this lecture we will start with the relevance theory. You know, as far as relevance theory is concerned, relevance theory को relevance theory क्यों कहा जाता है, तो we know that very well. Relevance theory का मतलब है कि your dividend decision will impact the market price of share. That is the basic idea, and so the value of the firm. अगर market price of share affect हो रहा है तो value of firm भी affect होगा। क्या कहता है ये? You know, according to this theory, according to this, या हम सीधा ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड पॉलिसी does impact market price of equity and value of firm, and that is why it is called as relevance theory. इतना तो हम जानते हैं। अब relevance theory में हमारे पास दो मॉडल हैं। नंबरिंग हमने ऐसे किया था कि हम एमएम को 1 कहेंगे और उसके बाद जो अगला थियरी होगा रेलेवेंस उसको 2 बोल देंगे, राइट। सो वी हैव द वॉल्टर्स मॉडल एंड 3 वी हैव द गॉर्डन्स मॉडल। राइट, तो प्रोफेसर जेम्स वॉल्टर ने वॉल्टर्स मॉडल दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वॉल्टर्स मॉडल एंड देन वी गो फॉर द गॉर्डन्स मॉडल। दोनों के सोचने के तरीके में फर्क है, बट दोनों है रेलेवेंस थियरी। मतलब दोनों ही थियरी में हम देखेंगे कि आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है दैट विल गेट इम्पैक्टेड बाय योर डिविडेंड पॉलिसी, राइट। सो चलते हैं हम सबसे पहला वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है, अब इसको समझो जरा। एक बात तो पक्का है, अगर हम बात करते हैं कि वॉल्टर का क्या कहना है, वॉल्टर का आर्गुमेंट क्या है, क्या शेयर प्राइस डिविडेंड से इंपैक्ट होगा, तो आप बोलोगे हाँ होगा। हाँ ना, ये तो वॉल्टर का कहना है, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये रेलेवेंस थियरी है। तो जो शेयर प्राइस है दैट विल गेट इम्पैक्टेड बाय द डिविडेंड, नो डाउट। सो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, वॉल्टर का आर्गुमेंट ये है कि अगर आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की बात करो तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है आपका एमपीएस जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फैक्टर्स। ये दो चीजों से, 2 फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फैक्टर्स। सबसे पहला है डिविडेंड पर शेयर, मतलब आप कितना डिविडेंड देते हैं पर शेयर। दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट व्हिच विल इंपैक्ट द वैल्यू ऑफ द योर share, or the market price of the share will be impacted by DPS. DPS stands for dividend per share. And second important factor which will influence the MPS is the relationship between R and KE. So R is here internal rate of return and we have KE. KE is your capitalization rate. So R and KE का relationship and the DPS will impact the MPS, the market price of the share. यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है ये सम टोटल होगा इन दोनों के इफेक्ट का, डीपीएस का और रिलेशनशिप ऑफ आर एंड के ई। इसका इंपैक्ट कैसे होता है इस बात को हमें समझना होगा यहां। लुक, अगर हम अपना स्टेटमेंट देखें, सो
EBIT है हमारे पास। अगर इनकम स्टेटमेंट को गौर से देखो एक बार फिर से आप, तो इंटरेस्ट है, क्या मिल गया मुझे, EBT, राइट। फिर हमने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया, लेस टैक्स, तो क्या मिल गया आपको, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में वी हैव टू डिसाइड कि हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे दैट इज आवर डिविडेंड। अब हमने इसको हमने सीखा था कि जैसे हम कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ EAT, नेट अर्निंग के परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं, एज अ डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर हमने कहा था कि फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड दे सकते हैं। तो दैट व्हाट वी हैव टू डिसाइड हियर कि जो मेरा प्रॉफिट है उसका कितना पोर्शन मैं एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और उसका कितना पोर्शन हम रिटेन करना चाहते हैं, उसका कितना पोर्शन हम रिटेन करना चाहते हैं। सो दिस इज आवर रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, इसके भी डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। So if you call the dividend by D, then what is the retained earnings? And you call earnings by E. So अगर dividend में D बोल दूं, या dividend per share मेरा DPS हो गया, earnings per share मेरा EPS हो गया, तो कितना हमने retain किया, तो आपका retain क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर आपका retain हो जाएगा EPS minus DPS, yes or no? तो जो मेरा earning per share था उसमें से हमने पर शेयर कितना डिविडेंड पे किया, बाकी जो बच गया दैट इज माय रिटेन्ड पर शेयर। सो EPS माइनस DPS, और इट इज ऑल्सो रिटेन एज E माइनस D, यस और नो? यस। अब ये जो E माइनस D है, दिस इज द अमाउंट वी रिटेन्ड। नाउ व्हाई वी रिटेन्ड दिस अमाउंट? सो वी से दैट कि हम इस अमाउंट को फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, इस अमाउंट को क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। जब हमने इस अमाउंट को इन्वेस्ट किया, देन वी विल हैव सम IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल बूस्ट द फ्यूचर डिविडेंड, यस और नो? ये रिटर्न जितना ज्यादा होगा, फ्यूचर डिविडेंड के चांसेस उतने क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो हमने ये जो अमाउंट मेरा रिटेन था दैट वी इन्वेस्टेड, और जब हमने इसको इन्वेस्ट किया, सो इस पे हमारा क्या आया, एक रिटर्न आया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दो सिंपल शब्दों में, एंड दैट विल बूस्ट द चांसेस ऑफ फ्यूचर डिविडेंड फर्दर। अब जरा सोचो क्या हो रहा है यहां। लेकिन हम कहते हैं सर ये जो कॉस्ट, ये जो हमारा फंड है, तो जाहिर सी बात है जब फंड है तो फंड से आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका कॉस्ट नहीं है, तो सर्टेनली देयर इज सम कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, सो दैट इज आवर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हियर। सो दिस इज माय कॉस्ट एंड दिस इज द रिटर्न वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड, व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट। तो हाउ कैन वी फैक्टर इट, हाउ कैन वी फैक्टर इट? हमने कहा इस फंड के साथ कॉस्ट भी एसोसिएटेड है और रिटर्न भी एसोसिएटेड है। सो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स, DPS एंड द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड KE। सो दिस R एंड KE का अगर आप रेशियो लेते हो, R अपन KE, एंड यू अप्लाई दिस रेशियो टू दिस अमाउंट दैट इज योर E माइनस D, देन यू कैन सी कि E माइनस D इस अमाउंट का क्या फैक्टर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू द MPS दैट यू कैन कैलकुलेट। आर के का रेशियो क्यों लिया हमने? बिकॉज सर्टेनली ये जो हमारा फंड है E माइनस D जो है, दिस इज टू बी इन्वेस्टेड, तो हम सीधा R से इसको अगर मल्टीप्लाई करें, तो अगर हमने E माइनस D को R से मल्टीप्लाई किया तो फिर इसका फैक्टर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम R बाई के का रेशियो ले लेते हैं, इन दैट केस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे? फैक्टर्ड कंट्रीब्यूशन हमें पता चल जाएगा कि ये एमपीएस को कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, फैक्टर्ड कंट्रीब्यूशन इन एमपीएस। तो ये आर अपन के का जो रिलेशनशिप है बेसिकली उसको हम इसी तरह से देख रहे होते हैं। और सपोज जब आप एमपीएस को आप कैलकुलेट करते हैं तो यू टेक अप टू फैक्टर्स, एक तो आपका डीपीएस हो गया एंड डीपीएस प्लस ई माइनस डी आर अपन के ई, और डीपीएस प्लस ई माइनस डी आर अपन के ई को हम क्या करेंगे, पूरे वैल्यू को के ई से हम
डिवाइड कर देंगे. वी नो दैट दैट इज आवर कैपिटलाइजेशन रेट, उससे हमें डिस्काउंट करना ही होता है. सो हम के से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एमपीएस. फॉर्मूला बहुत सिंपल प्रपोज किया इन्होंने. वॉल्टर का क्या कहना है कि जो आपका शेयर प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर. सो डी इज माई डिविडेंड पर शेयर. क्या लिया था इसको हमने शॉर्ट में, डी ले लिया था, प्लस what we have remained after paying the dividend is E minus D. So E minus D, पूरा E minus D into R का तो कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है प्राइस में. प्राइस में किसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, E minus D R अपन KE का, R अपन KE का कंट्रीब्यूशन हो रहा है. तो ये फैक्टर्ड कंट्रीब्यूशन है दिस अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट. आप अगर गौर करो तो यू विल फाइंड दैट इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. वन इज योर डिविडेंड and one is the factor combination contribution of what, E minus D. इन दोनों का जो cumulative effect होगा that will decide the price of the share and whole divided by what, K. This is the formula given by the Walter to calculate the price of the share. और clearly आपको ये formula क्या कह रहा है, the dividend will impact the price, है ना. तो how you split, because you have dividend and you have E minus D, so this is how you are splitting. So how you split the earning, how you split the earning, how you split the earning will impact MPS. कहने का मतलब यही हुआ ना. MM ने क्या कहा था, ये नहीं होगा, कैसे स्प्लिट करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वॉल्टर कहता है नहीं, how you split your earning will impact the MPS, because how you split are the two things which contribute to the market price of the share. सो आपका जो डिविडेंड है प्लस आपका जो फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन है ई माइनस डी का, इन दोनों का टोटल आपका मार्केट प्राइस को डिसाइड करता है. सो हियर डी इज इक्वल टू, डी क्या है मेरा, डिविडेंड पर शेयर. डी इज डिविडेंड पर शेयर, दैट इज डीपीएस. ई इज अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, दैट इज ईपीएस. आर इज internal rate of return, internal rate of return, and K is capitalization rate, capitalization rate, right. and P क्या है मेरा, price of share है, right. so P mention कर ही देते हैं. P is basically our market price of share. This is Walter's फॉर्मूला. ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्टर फॉर्मूला है. तो इसका मतलब क्या है, वॉल्टर का फॉर्मूला रेलेवेंस है. हेंस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डिविडेंड पॉलिसी does impact the market price of share, does impact the market price of share. So यहां क्या देखने को मिल रहा है कि आपका डिविडेंड पॉलिसी आपके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंपैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, राइट. सो फॉर्मूला समझ में आ गया, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. नाउ थिंक अबाउट इट, हायर द डिविडेंड, राइट, एंड देन इट विल शो मोर इंपैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर, द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, this is my E minus D, the earning minus DPS. So this is the amount what we retained, and this amount is being invested, and on this amount you are getting a return of R, and the cost here is the KE, right. Now think about it, ये R जितना ज्यादा होगा, R जितना ज्यादा होगा, फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा. कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा. R जितना ज्यादा होगा तो E माइनस डी इंटू आर, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल पी में वो क्या होगा, ज्यादा होगा. और यही चीज तो आप हमेशा से सीख के आए हो ना कि आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, केई. अगर आईआरआर केई से ज्यादा है तो इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ व्हाट, एमपीएस. सो आईआरआर किससे ज्यादा होना चाहिए, केई से ज्यादा होना चाहिए. और आर जितना ज्यादा होगा इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू द market price, that will be more in that case, right. So that is the idea here. अब कैसे पहुंचते हैं हम इस conclusion तक. So let's start with the assumption first. क्या क्या assumptions लिए हैं वॉल्टर ने, assumptions को देखिए सबसे पहले, ठीक है. अब सबसे पहले क्या assumption लेना होगा
जरा सोचो, वी टॉक्ड अबाउट द आर एंड के और IRR एंड के। तो अगर ये IRR और के को हम वैरी करने दें तो फिर डिफरेंट वैल्यूज आएंगे और कंक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये एजम्पशन ले लेते हैं, वॉल्टर ने लिया था कि जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और जो आपका KE है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये एनालिसिस के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये वैरी करता है और इसको हम वैरी करने देते हैं, इन दैट केस वी विल हैव डिफरेंट results and it won't be able to analyze, we won't be able to analyze it. So what we say, first of all, the rate of return, the rate of return जिसको हमने क्या कहा R, and the capitalization rate that is K are constant. The rate of return and K को क्या किया, constant किया, right? Second, क्या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, हम बोलेंगे नहीं, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। टैक्सेशन होगा, इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर सके, सेम लॉजिक है, नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 4, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, याद आया कुछ? तो ये सबको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, तो हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ठीक है। और सारे के सारे फाइनेंस कहां से होंगे? सो ऑल इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। सो व्हाई थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स? तो इस पे बड़ा इलैबोरेटेड डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, पहले ही लेक्चर में किया था। इनफैक्ट यही हमारा फर्स्ट चॉइस होता है, प्रेफर्ड सोर्स होता है, राइट? इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होता। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट से याद आया कि एक और एजम्पशन हम यहां क्या लिख सकते हैं, नो ट्रांजैक्शन और फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा, मेंशन कर चुके, तो एक लास्ट मेंशन कर दो, फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। दीज आर सर्टेन एजम्पशंस taken by the Walter, and based on these assumptions Walter gave the formula to calculate price of what share, है ना? फॉर्मूला को हमने पहले लिख दिया anyway. So we say that according to Walter, share price reflects only the PV of expected dividend. PV of expected dividend. And number 2, retention influence stock prices only through their effect on further dividend, only through their effect on further dividend, है ना? On further dividend. So this is what we did in our note section. क्या कहना है वॉल्टर का? शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स ओनली द पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, राइट? तो जो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है दैट इज डी अपन के। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड विल इंपैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। नाउ एंड व्हाट वी से, हमने क्या कहा था, ये जो END है दैट इज वी आर इन्वेस्टिंग, तो इस पे IRR ज्यादा है, तो ये फ्यूचर डिविडेंड को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। फ्यूचर में डिविडेंड के चांसेस क्या होंगे, और बढ़ेंगे। तो जो फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन है, कंट्रीब्यूशन है E माइनस डी का, वो फ्यूचर डिविडेंड को है, और जो मेरा करंट डिविडेंड है दैट इज D. सो D प्लस E माइनस डी R अपन K, and whole is divided by K because we have to get the present value. So share price reflect only the PV of expected dividend, and retention जो retained earning था मेरा, मतलब E minus D भी stock price को influence करता है, but only through the future dividend, only through the effect on the future dividend. So R अपन K में हमने कहा था R अगर जितना ज्यादा होगा तो मेरा रिटर्न उतना ज्यादा होगा और फ्यूचर डिविडेंड उतना ही ज्यादा होगा। सो एज अ रिजल्ट इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें
हमारे मार्केट प्राइस पे दिखाई देगा, राइट। इसी आधार पे आपने ये फॉर्मूला तो बनाया था, P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस द पीवी ऑफ डिविडेंड, राइट, प्लस क्या कहा हमने, रिटेंशन मतलब E माइनस डी का कॉन्ट्रीब्यूशन R अपन K होल डिवाइडेड बाय K। तो इसी के आधार पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है, इसी के आधार पे हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है। सो दिस इज योर वॉल्टर्स। क्या वॉल्टर ने इंफेसाइज किया था, तो वी सिंपली से वॉल्टर इंफेसाइजेस टू फैक्टर्स which influences MPS। कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से थे, तो हमने कहा था those two factors are the DPS and the relationship between R and K। The DPS and the relationship between R and K। First is DPS and the second is relationship between R and K। Between R and K, these are the factors which will impact the market price of share according to what, वॉल्टर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बताओ, क्या होगा जब मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न KE से ज्यादा होगा और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न KE से कम होगा, व्हाट इंपैक्ट इट इज गोइंग टू शो। यानी कि आवर फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस रिटेंशन दैट इज E माइनस डी multiplied to R upon KE, multiplied to R upon KE. So this is the factored contribution of retention. This is the factored contribution of retention to the market price of share. And how it is impacting? हम कहते हैं more the return here, it will show the future dividend. It will show effect on future dividend. और ये तो मेरा dividend हो गया. And whole divided by what? KE. So this is my formula. अब क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, यू नो, एज फार एज डीपीएस इज कंसर्न दैट इज वेरी क्लियर, दिस इज आवर डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। व्हाट अबाउट दिस फैक्टर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ E माइनस डी आर अपन KE? सो हियर वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड KE। और जितना ज्यादा मेरा IRR ज्यादा होगा, IRR जितना ज्यादा होगा मेरा, देखो क्या सिचुएशन ले सकते हैं। पहला सिचुएशन लेते हैं हम, इफ IRR इज ग्रेटर देन KE। अब जरा सोचो क्या होगा अगर IRR KE से ज्यादा हुआ, राइट, नीचे भी तो KE है आपके पास। अगर IRR KE से ज्यादा हुआ तो ऐसे सिचुएशन में MPS क्या होगा, MPS हाई होगा। अगर IRR KE से ज्यादा हुआ, MPS हाई होगा। तो हम कहते हैं सर एक बात बताओ, अगर IRR KE से ज्यादा हुआ तो फैक्टर्ड कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तब क्या हो, जब डिविडेंड लो हो तो आप कहते हैं कि उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरा IRR KE से ज्यादा है तो ऐसे में अगर डिविडेंड कम भी होता है तो भी मेरा मार्केट प्राइस हाई होगा, तो भी मेरा मार्केट प्राइस क्या होगा, हाई होगा। सो आप क्या बोलोगे, इवन व्हेन डिविडेंड इज लो। अगर डिविडेंड लो भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। If IRR is greater than KE, in that case market price will be high। और अगर हम इसका रिवर्स देखें, if IRR is less than KE, तो अब बताओ क्या होगा, MPS लो होगा। तो जब मेरा IRR is less than KE तो MPS क्या होगा, लो होगा। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर का डिमांड क्या होगा बताओ, शेयर होल्डर का डिमांड क्या होगा। अगर मार्केट प्राइस लो है तो शेयर होल्डर क्या चाहेगा कि उसे डिविडेंड मिले। तो आप क्या बोलोगे, शेयर होल्डर प्रेफर हाई डिविडेंड। ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर क्या प्रेफर करेगा, हाई डिविडेंड को प्रेफर करेगा अगर मार्केट प्राइस मेरा क्या है, लो है। Now, this is what you have to keep in mind as far as the relationship between IRR and KE is concerned. If IRR is greater than KE, in that case market price will be high. If IRR is less than KE, in that case market price will be low. If market price is high, low dividend will work. Shareholder बोलेगा ठीक नहीं, low dividend भी चलेगा. But when the market price is low, shareholder will be preferring what? High dividend.
So that is what the IRR and KE relationship is concerned as per the Walters model. So this is it. Now we have three things here to consider. First we have the IRR, second we have the KE, and certainly we have to decide the optimum payout, कि मेरा ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए, मुझे कितना ज्यादा देना चाहिए किसको, यू नो, एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को. जरा सोचो आप, एक रफ नोट ले रहा हूं मैं. Now see what is happening here. See what is happening here. So we have, let's say we have EBT, then we pay the tax and we get our EAT. So this is my EAT, correct? So this is our EAT. Now ये जो है हमारा, यहां से we have to decide कि भाई कितना पोर्शन जो है we want to distribute the dividend and how much portion we want to what retain. और इसी का जो प्रेजेंट वैल्यू होता है बेसिकली, दैट विल गिव अस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. नाउ आइडिया इज, जरा सोचो, दिस इज माय डिविडेंड एंड दिस इज माय रिटेंशन, और इसी रिटेंशन पे को हम क्या करते हैं, आर के के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ अब सवाल ये है कि ये जो रिटेंशन है हमारा, इस रिटेंशन को हमने इन्वेस्ट किया and on that investment we are getting some return. The point here is जो dividend है per share plus retention का जो factored contribution है R अपन KE से जब हम multiply करते हैं, whole divided by KE, that gives us the present value of both the dividend and the future dividend. क्योंकि ये जो retention है इसका भी influence कहाँ है, इसका भी influence future dividend पे है. So that gives us the market price. अब हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न केई से ज्यादा होता है या मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न केई से कम होता है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द मार्केट प्राइस. सो अगर मैं मान लो एक सिचुएशन में आपके सामने ये रखूं दैट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन केई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिटेंशन है, लेट्स अज्यूम हमने 60% रिटेंशन है मेरा, तो 60% मैंने रिटेन किया, 40% मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया. तो 60% पे जो रिटेंशन पे जो मेरा रिटर्न है दैट इज मोर देन द केई. तो ऐसे सिचुएशन में मेरा फ्यूचर डिविडेंड क्या होगा, और ज्यादा होगा, और हम जानते हैं फ्यूचर डिविडेंड जितना ज्यादा होगा मेरा मार्केट प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा. So if IRR is greater than KE, so इसका मतलब हुआ we are getting better return on the retention, then the MPS will certainly increase. So market price of share क्या होगा, बढ़ेगा. और आप सोचो अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता है तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई. तो क्या शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड को प्रेफर करेगा? नहीं, नॉट नीडेड एट ऑल. Because the return we are getting on the retention is more than the capitalization rate, so MPS will increase, and if MPS appreciates, shareholders won't ask or won't prefer the dividend here. तो ऐसे situation में हमारा dividend क्या कर देंगे हम, जो optimum dividend payout होगा हमारा, that may be what, optimum dividend को हम क्या कर सकते हैं, 0. तो यहां dividend हम दे ही ना, क्यों ना दे, क्योंकि हमारा जो रिटर्न है IRR है दैट इज मोर देन द केई. सो एमपीएस अप्रिसिएट होगा. तो अगर हम डिविडेंड, लो डिविडेंड भी देते हैं या डिविडेंड नहीं भी देते हैं तो दैट इज ओके. सो जो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी होगा दैट विल बी 0. अगर लो डिविडेंड भी देते हैं तो भी शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सिंस वी आर डिसाइडिंग द ऑप्टिमम पॉलिसी, सो ऑप्टिमम पॉलिसी में हम क्या बोलेंगे कि डिविडेंड क्या हो जाएगा, 0 मेरा ऑप्टिमम डिविडेंड होगा. लेकिन इसी का अगर कन्वर्स पे चले जाओ, इसके उल्टे पे चले जाओ, IRR इज लेस देन KE. अगर IRR KE से कम है तो क्या होगा, इसका मतलब योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कैपिटलाइजेशन रेट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी कि अब यू आर नॉट एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इवन. So if you are not able to recover the cost of capital, in that case market price will fall. And if market price goes down, what will be the expectation of the shareholder now? They will prefer the dividend, ताकि वो उस dividend को कहीं और invest करके उससे कमा सकें, क्योंकि आप तो कमाई दे नहीं पा रहे हो, because you are not able to recover your cost as well. So what is happening here? When your IRR is less than KE, in that case your MPS will fall.
your market price per share will fall, it will decrease, and as a result you will have to offer dividend. तो यहां ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए हमारी? 100%. हमने कहा हम इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा आईआरआर क्या है, के से कम है, तो हमने 100% क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया. इन दिस केस वी विल गिव 100% ऑफ डिविडेंड. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आईआरआर इज इक्वल टू केई. हम कहते हैं सर यहां तो कोई रिलेशन ही नहीं है. आईआरआर इज इक्वल टू केई का मतलब क्या हुआ कि हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर कर पा रहे, दैट्स इट, राइट. सो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं आप जितना भी डिविडेंड देते हो वही ऑप्टिमम है. आप जो देना चाहो दे दो, आप 0 दो, 100 दो, 50 दो, 70 दो, 80 दो, डजंट मैटर. एवरी पे आउट इज एन ऑप्टिमम पे आउट. एवरी पे आउट इज एन ऑप्टिमम पे आउट. एवरी पे आउट इज ऑप्टिमम, क्योंकि यहां किसी तरह का कोरिलेशन नहीं है एमपीएस और डिविडेंड में. यहां किसी तरह का कोरिलेशन नहीं है एमपीएस और डिविडेंड में. यहां एमपीएस और डिविडेंड में नेगेटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आईआरआर इज ग्रेटर देन केई. तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एमपीएस हम जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे हमारा जो रिटेंशन है उतना कम होगा. रिटेंशन जितना कम होगा आईआरआर उतना हमारे को कम आएगा उस पर, और एमपीएस उतना ही कम मिलेगा. तो यहां नेगेटिव कोरिलेशन है, इसीलिए हम कहते हैं डिविडेंड 0, एमपीएस मैक्सिमम. तो एमपीएस और डिविडेंड का कोरिलेशन इन दिस केस ऑफ आईआरआर इज ग्रेटर देन केई, इट इज नेगेटिव. जब आप आईआरआर इज लेस देन केई कहते हैं तो डिविडेंड और एमपीएस का कोरिलेशन पॉजिटिव हो जाता है. नाउ यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द एमपीएस, यू विल हैव टू गिव द एमपीएस, सॉरी, यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द डिविडेंड, यू विल हैव टू गिव द डिविडेंड बिकॉज़ योर आईआरआर इज लेस देन केई. And in the case of IRR is equal to KE, so आप कहते हैं there is no correlation between MPS and the dividend. इस यहाँ MPS dividend में कोई correlation नहीं है. आपका हर एक पे आउट क्या है? ऑप्टिमम पे आउट है. Every payout is what? Optimum payout. So this is how we can see the relation. अब आप याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था द काइंड ऑफ कंपनी वी गेट, राइट. जैसे हमने बात करी थी एक ग्रोथ कंपनी की. ग्रोथ कंपनी के केस में क्या होता है, और एक था हमारा मैच्योर, यानी कि इसको हम डिक्लाइनिंग कह रहे हैं. डिक्लाइनिंग कंपनी के केस में क्या होता है, ग्रोथ कंपनी के केस में क्या होता है? ग्रोथ कंपनी के केस में ग्रोथ कंपनीज के पास क्या होती है? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है. प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है. जिन इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज में वो क्या कर सकते हैं? दे कैन इन्वेस्ट द रिटेंशन. तो जो वो रिटेन करते हैं ना, दो रिटेंशन कैन बी, रिटेंशन मतलब समझ रहे हो ना, ई माइनस डी. Retention means E minus D. So that can be invested on those opportunities, on those investment projects, and on that higher IRR can be generated. So in the case of growth company, we see that the IRR is greater than the KE. IRR क्या होता है? KE से ज्यादा होता है. They have profitable opportunity to invest in. So they would like to have more and more retention. वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करेंगे और डिविडेंड क्या करेंगे? 0 कर देंगे. ग्रोथ कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एमपीएस एप्रिसिएशन दे रहा है. तो शेयर होल्डर्स जो है वो डिविडेंड प्रेफर भी नहीं करते. लो डिविडेंड से भी उनका काम चलता है बिकॉज एमपीएस इज व्हाट? गेटिंग एप्रिसिएटेड. बट इन द केस ऑफ डिक्लाइनिंग कंपनी दे आर नॉट इवन एबल टू रिकवर देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिक्लाइनिंग कंपनी के केस में हमने क्या कहा था कि दे डोंट हैव मच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद देम. और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नॉट एबल टू कवर, डिक्लाइनिंग कंपनी इज नॉट एबल टू कवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कवर नहीं कर पा रहे. द रीजन इज देयर आईआरआर इज लेस देन केई. इनका आईआरआर क्या होता है? केई के से कम होता है. तो इन द केस ऑफ डिक्लाइनिंग कंपनी क्या करेगा शेयर होल्डर ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा. शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स हाई डिविडेंड. अच्छा, ऐसा क्यों? शेयर होल्डर कहता है कि यू आर अ डिक्लाइनिंग कंपनी, राइट? यू आर अ डिक्लाइनिंग कंपनी, यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर कॉस्ट, एटलीस्ट गिव अस द डिविडेंड. That cash dividend we can use somewhere else. हम किसी और प्रोजेक्ट पे लगाएंगे जहां से हम क्या कर पाए? ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए. तो आप हमें डिविडेंड तो दे दो कम से कम. लॉजिकल है, राइट? इन द केस ऑफ डिक्लाइनिंग कंपनी शेयर होल्डर विल प्रेफर द हाई डिविडेंड. इन द केस ऑफ ग्रोथ कंपनी शेयर होल्डर विल प्रेफर द लो डिविडेंड. यस और नो? राइट? सो दिस इज व्हाट द कोरिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन IRR, KE and the optimum dividend payout. So what we say, relationship between IRR, KE and optimum dividend payout. इसमें हमें
4 कॉलम चाहिए. आई विल ड्रैग इट डाउन. रिलेशनशिप बिटवीन IRR, KE एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट. चलो देखते हैं क्या रिलेशनशिप है. तो सबसे पहले कॉलम में आ गया हमारा द काइंड ऑफ कंपनी वे आर हैविंग. तो हमने कहा 3 तरह की बात करते हैं हम. ग्रोथ, एक तो ग्रोथ और एक डिक्लाइनिंग हो गया, और बीच में आप कांस्टेंट कर दो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ वी हैव द कंपनी. कंडीशन ऑफ आर वर्सेस के. आर और के का कंडीशन क्या है कि वेदर आर इज ग्रेटर देन के, लेस देन के और इक्वल्स टू के. कोरिलेशन बिटवीन डीपीएस एंड एमपीएस. डिविडेंड में और मार्केट प्राइस में क्या कोरिलेशन है, डिविडेंड और मार्केट प्राइस में क्या कोरिलेशन है. एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट. और हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या होगा, राइट. जरा गौर करो. कंपनी, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्रोथ कंपनी. तो आर वर्सेस के में क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन के. ग्रोथ कंपनी है, इसका मतलब आर क्या है, के से बड़ा है. कैसा कोरिलेशन होगा, नेगेटिव, उल्टा होगा, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव है. डिविडेंड पे आउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नहीं देंगे डिविडेंड बिकॉज आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द के. सो डिविडेंड में और एमपीएस में यहां नेगेटिव कोरिलेशन है. मतलब डिविडेंड कम देना है तो एमपीएस ज्यादा होगा. अब डिविडेंड कम देना है तो एमपीएस ज्यादा होगा. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज मेरा रिटर्न जो है ऑन द रिटेंशन, दैट इज यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट, दैट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द कैपिटलाइजेशन रेट. ग्रोथ के बाद द सेकेंड वन इज कांस्टेंट. आर इज इक्वल टू के. नो कोरिलेशन, यहां तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं. नो कोरिलेशन बिटवीन डीपीएस एंड एमपीएस. यहां डीपीएस और एमपीएस में कोई कोरिलेशन नहीं है. तो अगर डीपीएस और एमपीएस में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी पे आउट इज ऑप्टिमम. एवरी पे आउट, एवरी डिविडेंड पे आउट इज ऑप्टिमम. यहां फर्क नहीं पड़ता आप क्या दे रहे हो, राइट. एवरी पे आउट इज व्हाट, ऑप्टिमम. और फिर आता है हमारे पास थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपनी, जिसको हमने क्या कह दिया, डिक्लाइनिंग, वेयर आर इज लेस देन के. कैसा रिलेशन होगा, यहां डीपीएस और एमपीएस का पॉजिटिव रिलेशन है. तो यहां आप ज्यादा अगर डिविडेंड दोगे ना तो आपका मार्केट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा. तो यहां आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए. तो डिविडेंड पे आउट क्या हो जाएगा मेरा, 100%. ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट क्या होगा, 100%. जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना हमें फायदा मिलेगा, हमारा मार्केट प्राइस उतना अप्रिसिएट होगा. सो इन द केस ऑफ आर इज ग्रेटर देन के, देयर इज नेगेटिव रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड द एमपीएस. सो लेस डिविडेंड, मोर एमपीएस. In the case of R is less than KE, there is a positive relation between DPS and MPS. So higher the DPS, higher the MPS. Right. This is the conclusion what we can make of Walters model. ठीक है. Now दो तरह की कंपनीज की हमने बात करी यहाँ. एक है हमारे पास ग्रोथ कंपनी. अब मुझे बताओ क्या हुआ ग्रोथ कंपनी का मतलब, आप क्या बोलोगे कि ग्रोथ कंपनी में क्या है, वाई ग्रोथ कंपनी में वी हैव द शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग लो डिविडेंड, दे आर नॉट प्रेफरिंग हाई डिविडेंड. वाई सो, तो हमने कहा बिकॉज दे हैव investment opportunity to invest in, and their internal rate of return is higher than the KE, so certainly they are getting benefit from there. So what we can say in the case of growth company can invest in better manner, and hence shareholders accept लो डिविडेंड. शेयर होल्डर क्या कहता है, लो डिविडेंड चलेगा, लो डिविडेंड चलेगा. क्यों, बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट इन बेटर मैनर. सो आईआरआर इनका क्या होता है, ग्रोथ कंपनी का क्या होता है, आईआरआर इज ग्रेटर देन के. दैट इज द रीजन. और सेकंड में हमारे पास क्या था, डिक्लाइनिंग कंपनी. इसमें हमने क्या कहा था, कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू रिकवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, hence shareholders would prefer
higher dividend so that they can invest it somewhere else. यही समझा था आपने? So this is the conclusion of Walters model, है ना? तो सिंपल सा फॉर्मूला है P is equal to D plus E minus DR upon KE divided by whole divided by KE. This is our price and this is the Walters model. So dividend has impact on the market price of share and so the value of firm, right? चलो आगे बढ़ते हैं. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. बताओ एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहला तो एडवांटेज जो हमें देखने को मिला, आप क्या बोलोगे एडवांटेज में, एडवांटेजेस कि सबसे पहला एडवांटेज तो हमें देखने को मिला कि बड़ा सिंपल है इसको कैलकुलेट करना. व्हाट यू नीड इज आर, के एंड द डिविडेंड एंड द अर्निंग, दैट्स इट. एंड इजी कैलकुलेशन कैन बी डन. कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू कंप्यूट. इजी टू कंप्यूट. हमने क्या कहा कि सर कैलकुलेट करना बड़ा आसान है ना? इट्स इजी टू कंप्यूट. सेकेंड एडवांटेज क्या था? सेकेंड एडवांटेज था कि जब हम यहां प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं तो प्राइस के डिटरमिनेशन में आईआरआर, केई और डिविडेंड पे आउट रेशियो को हमने कंसीडर किया है. सो ये एक एडवांटेज है. तो आप बोलोगे सर ऐसी क्या बात हुई, बहुत कुछ को छोड़ा भी है. तो मैंने बोला जैसे आप कहते हैं सर देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच मे इंपैक्ट द डिविडेंड एंड दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1. वी हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड वी इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम. इवन लीगल कांस्टेंट जो है और जो टैक्सेशन है हमने तो उसको भी इग्नोर किया है, उसको भी वॉल्टर ने कंसीडर नहीं किया. तो अगर लीगल कांस्टेंट्स को, टैक्सेशन को एंड वेरियस अदर फैक्टर्स को अगर हमने इग्नोर किया तो आईआरआर, केई और डिविडेंड ऑप्टिमम पॉलिसी को कंसीडर किया तो फिर तो कैसे इसको डील करें? बड़ा सिंपल है. आईआरआर, केई एंड डिविडेंड पे आउट को कंसीडर किया तो ये इसका एडवांटेज है, और अगर किसी फैक्टर को कंसीडर नहीं किया तो वो उसका लिमिटेशन है. भाई तो हम लिमिटेशन पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ रहे हैं. तो आप क्या बोलोगे? सेकेंड एडवांटेज इज it considers IRR, KE and dividend optimum. छूट गया पहले तो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, पे आउट रेशियो टू डिटरमिन MPS. ये हो गया इसके एडवांटेजेस. लिमिटेशंस में क्या होगा? इट इग्नोर्स various factors affecting the dividend policy of the firm. It ignores taxation, legal constants. याद है ना सेक्शन 123 एक्सेट्रा. तो ये लीगल कॉन्स्टेंट्स को, टैक्सेशन को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है. ये इसके क्या हो गए? लिमिटेशंस हो गए. और वी हैव सीन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. तो आप बुक ओपन करिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे. वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1. वी हैव कवर्ड इन दैट प्रीवियस लेक्चर. सो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर